गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्कोरिंग कॉम्पिटिटिव टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको करने से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको अभी तक ना भी पता हो तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द कोऑर्डिनेशन। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन ऑफ किसका? एल्जेब्रा और ज्योमेट्री का। एल्जेब्रा और ज्योमेट्री का ये कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, और इसी को मिलाकर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। गॉट इट? अब एल्जेब्रा में है क्या है, हम नंबर्स को यूज करते हैं, और ज्योमेट्री में क्या करते हैं, हम फिगर्स ड्रॉ करते हैं। गॉट इट? इन सबको कंबाइन करके हम क्या करते हैं, एक ऐसी फिगर जिसमें नंबर्स भी यूज हो, ऐसे कोऑर्डिनेशन को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्लियर? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ड्रॉ करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, या तो ग्राफ चाहिए या आपके पास प्लेन चाहिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं पहले कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स टू प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, एब्सिसा, और दूसरा ऑर्डिनेट। अब एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है, इसको मैं अभी आपको बताता हूं। देखिएगा, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोऑपरेट करना। कोऑपरेट का मतलब जब हम एक से ज्यादा इकट्ठे होते हैं तो वहां से कोलैबोरेशन होता है, कोलैबोरेशन से ही सहयोग बनता है, कोऑर्डिनेशन बनता है। कोऑर्डिनेशन बनने के लिए हमारे पास टू वैल्यूज का होना जरूरी है। टू वैल्यूज को हम x और y जो अक्सर देखते हैं उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और x क्या है, ये x एक्सिस से रिलेटेड है, ये x एक्सिस पे डिपेंडेंट है, और ये आपका y एक्सिस पर डिपेंडेंट है। क्लियर? अब ये x एक्सिस और y एक्सिस क्या है? तो x एक्सिस क्या है डियर, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको स्लीपिंग लाइन भी कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसी लाइन जिस पर हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पॉइंटों को लिख सकते हैं। उसके बाद ये एक्स एक्सिस के उसमें कैटेगरी में आता है। दूसरा है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन भी कह सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन भी कह सकते हैं, और ये भी ऐसा ही है जिसको हम अपवर्ड और डाउनवर्ड वर्ड्स को लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया अलग अलग, इसका नाम कोऑर्डिनेशन कहां से आया। अब कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, अगर मैं इस एक्स एक्सिस का, सपोज मैंने ये साइज लिया है, इसका ये सेंटर है और इसका ये सेंटर है, जब दोनों के सेंटर को परपेंडिकुलर मोड में हम कोइंसाइड करते हैं या उनको ओवरलैप करते हैं तो वो एक सिस्टम बनता है जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। उसको हम ऐसे बनाते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है जिसको आप एक्स और एक्स डैश के नाम से जानते हैं, और ये आपका वाई और वाई डैश से जानते हैं। लेकिन बच्चे, अभी भी ये पूरा नहीं है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे बनाए। पहले तो इसका नाम बता देता हूं। इसको हम तीन नामों से जानते हैं, आपको पता भी है। पहला तो है, इसको बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। गॉट इट? दूसरा है कार्टेजियन सिस्टम। कार्टेजियन सिस्टम। और तीसरा है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन तीनों सिस्टम से हम इसको जानते हैं। तीनों एक ही चीज है, लेकिन तीनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर में इसको शो किया जाता है। अब इसको बनाने के लिए बच्चे ने बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो कौन सी गलती है मैं आपको बताता हूं। जब आप किसी भी बच्चे को ये कहोगे ना, बेटा ग्राफ बनाओ, तो वो एरो नहीं लगाएगा। पहली बात तो
बात, वो खाली एक्स एक्स लिख देगा दोनों तरफ, ये नहीं लिखेगा, ये अलग है। इसको डैश से भी शो कर सकते हो और माइनस एक्स से भी शो कर सकते हो। सेम ऐसा ही वाई से लिख सकते हो या माइनस वाई से भी लिख सकते हो। ये आपका वाई है, इतना तो आप छोड़ दो, ये मेरा ग्राफ बन गया, नहीं अभी भी अधूरा है, क्योंकि ग्राफ की कोई लिमिट नहीं होती। ग्राफ कोई लाइन सेगमेंट का बना हुआ नहीं होता, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना है। और एक्स एक्सिस क्या है, वो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जो कि स्ट्रेट लाइन जब हमने आपको समझाया था उस टाइम बताया था, दोनों तरफ एरो इसीलिए लगा जाता है कि वो एज पर रिक्वायरमेंट एक्सपेंड हो जाए। तो दोनों तरफ ये एक्सटेंडेड फॉर्म में होती है, दोनों तरफ एरो इसी लगा जाता है कि जितना इसको बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हो, छोटा करना चाहे इसको छोटा कर सकते हो। तो ये ग्राफ का स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन अभी भी इसमें कमी है। क्या, मैंने अभी आपको बताया था ये स्ट्रक्चर कब बनता है, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो सेंटर पॉइंट को कोइंसाइड किया जाता है, उनको ओवरलैप किया जाता है, यानी कि ये आपका सेंटर बनता है, दोनों का कॉमन सेंटर बनता है, और जिसको जनरली हम ओ से डिनोट करते हैं। यानी कि यहां पर क्या है, मेरा एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। अब ये आपका 90% तैयार हो गया। अब 10% क्या रह गया, इनको नंबरेट करने का, इनके नंबर्स साइन अलॉट करने का। अब जैसे इक्वल सेगमेंट में आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप कहोगे सर आपने तो 4 तक ही लिया, ये एज पर रिक्वायरमेंट है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो ये सेगमेंट है, जो ये पार्ट है, जो डिस्टेंस है, ये इक्वल होना चाहिए। मेन बात है, जब आप इसको नंबरिंग दे रहे हैं तो वो नंबरिंग का गैप इक्वल होना चाहिए चारों तरफ। समझ में आ गया, तब जाकर वो आपका ग्राफ स्ट्रक्चर बनता है, कार्टेशियन सिस्टम तैयार होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसके अंदर हमें पॉइंट भरने हैं, पॉइंट रखने हैं, पुट करने हैं, अप्लाई करने हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक और वर्ड है जो समझना पड़ेगा, पोजीशन पॉइंट। पोजीशन पॉइंट यानी कि पॉइंट की पोजीशन, कि वो पॉइंट किस पोजीशन में है। उस पोजीशन को चेक करने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, इंटीग्रल कॉम्बिनेशन, एक वर्ड आएगा इंटीग्रल पॉइंट। अभी इंटीग्रल पॉइंट क्या है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स का ग्रुप है, कोऑर्डिनेट्स का कॉम्बिनेशन है। अब कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी कि इंटीग्रल पॉइंट का मतलब जब मैं एक्स और वाई को इकट्ठा यूज करूंगा, इकट्ठा यूज करने के बाद एक रिलेशन बनता है, और वो जो रिलेशन बनता है, उस रिलेशन का जो मेन नाम है, इसको हम एक और नाम जान सकते हैं, जिससे हम कई बार इसको पढ़ते हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, पेयर का मतलब क्या है, जोड़ा। ऑर्डर्ड का मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर का मतलब एक्स किसके लिए लिया गया, एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट है वो इस एक्स से डिनोट किए गए। वाई का मतलब वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट है। क्लियर। अब इन पॉइंटों को मैं आपको पहले बता चुका, जो एक्स की वैल्यू उसको हम एब्सिसा कहते हैं, वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। इन सबको मिलाकर ही आपका कोऑर्डिनेट्स बनता है। समझ में आ गया सबको। अब इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से किसी भी ग्राफ के अंदर हम उनकी पोजीशन कहां पर है वो आपको शो करते हैं, और उस पोजीशन के बेस पे वहां जब उनको आप मिलाते हैं, पॉइंट्स को आप जब कनेक्ट करते हैं, तो वहां से एक फिगर बनती है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो जब भी आपने पंजाब केसरी का एक न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो वहां पर क्या होगा कि बच्चों के लिए, मतलब बच्चों का कॉर्नर होता है, उसमें डॉट 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 लगा के नंबरिंग लिखी जाती है। सपोज इस तरह से, मान लीजिए ये कोई पॉइंट लिख के दे दिया उन्होंने, इस तरह से आप
डॉट डॉट आपको मिलेंगे और वो क्या कहेंगे, इनको वो नंबर भी दे सकता है 1 2 3 अप टू लास्ट तक है कि इनको ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद आप बताओ कि कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, कौन सा फिगर बनता है। अगर मैं इसको मिलाने की कोशिश करता हूं तो कुछ इस तरह का वो एक स्ट्रक्चर सामने नजर आएगा, यानी कुछ भी वो बना सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका पोजीशन को मिलाने से बना है, तो ये उनकी पोजीशन को शो कर रहा है। गॉट इट। तो इसी प्रकार हमें क्या है, अपने पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है, और उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, ग्राफ चाहिएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, एक बार इसको मरब कर रहा हूं। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से पॉइंट्स की पोजीशन ग्राफ में हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर मेरे पास पॉइंट है 4 6, सपोज करो ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया। मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहला पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, x को। x क्या है आपका, एब्सिसा। और दूसरा पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, y को। ये क्या था, ऑर्डिनेट। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करके इस ग्राफ में आपको पुट करके दिखाता हूं, ताकि इसकी पोजीशन आप क्लियर कर पाए। पहला पॉइंट है मेरा x, x मैंने लिया 4। अब ये 4 कैसा है, प्लस का है, ठीक है। तो प्लस का इस तरफ लेता हूं मैं, 1 2 3 4। ये यहां से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब उसके बाद y क्या था, 6। 1 2 3 4 5 6, ये यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आप देखिए जहां पर दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या है, इस पॉइंट की पोजीशन है। और इसको मैं कोई भी ए नाम दे सकता हूं, जिसका पॉइंट क्या था, 4 6। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आप चेक कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कोई भी इस तरह से एक स्ट्रक्चर है। अब मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की, तो जरा मुझे बताइए कि इसकी पोजीशन क्या है। देखिए 1 2, यहां पर इसका x क्या है, 2 पर परपेंडिकुलर है, और ऐसे ही अपवर्ड 1 2, तो यहां पर भी 2 पर परपेंडिकुलर, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 2 2। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आप इजीली बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने सिंगल पॉइंट दिखाया। अगर कोई इक्वेशन दे देता है, उस इक्वेशन को आप कैसे इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए। सपोज करो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये कोई इक्वेशन है। मैं चाहता हूं कि इस इक्वेशन को इस ग्राफ में शो करके दिखाऊं, आपको इसके पॉइंट की पोजीशन को क्लियर करके दिखाऊं। तो वो कैसे होगा, अब मेरे पास पॉइंट तो है नहीं, खाली इक्वेशन है। अब इक्वेशन के बारे में अगर आपको पता हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, यानी कि लीनियर है। ये लीनियर का मतलब 1 स्ट्रेट लाइन है, और किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है, ना इतना बड़ा हमारे पास प्लेन है, पेज है। तो उसके लिए हम एक क्राइटेरिया बना के चलते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 पॉइंट्स लेके चलते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट से तो हमारा लाइन सेगमेंट बनता है। तो लाइन सेगमेंट नहीं चाहिए हमें चाहिए लाइन चाहिए। तो लाइन के लिए आप 3 पॉइंट्स को लेंगे। कैसे, आप एक नंबर टेबल बनाएंगे, कुछ इस तरह से आपकी नंबर टेबल बनेगी, बॉक्सेस बनेंगे। एक में आपका x का वैल्यू होगा, एक में y का होगा। अब पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको मैं उधर शिफ्ट करता हूं राइट में, और 5 को उधर शिफ्ट करता हूं। तो यहां से आपके सामने क्या आएगा, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 2y। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई, 3x माइनस 5/2। ये मेरा एक रिलेशन आ गया, जिसकी हेल्प से मुझे इस टेबल को पूरा करना है। और इस टेबल को पूरा करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, आप ऐसी वैल्यू लें जो आप ग्राफ में इजीली भर पाए। जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उनको अवॉइड करें,
और छोटी वैल्यू ले। रीजन, आपका जो ग्राफ का एरिया होता है वो छोटा होता है, जो आपका एग्जाम शीट है वो छोटी होती है। अगर उसमें आप बड़ी वैल्यू लेंगे तो उस पर आप डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, तो उसमें और ज्यादा पेजेस की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप गलत कर सकते हैं। तो आप ऐसी वैल्यू ले, छोटी ले, और जिसको आप आसानी से फिल कर सके। देखिए, अगर मैं पहले यहाँ पर 0 ले लेता हूं तो -5/2 यानी कि 2.5। आपको 0.5 लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको कर पाएंगे ग्राफ पेपर पे तो 0.5 को भी ले पाएंगे, लेकिन कोशिश करें अवॉइड करने की। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1, x की वैल्यू 1 ली मैंने, तो यहाँ से रिलेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 - 5 दैट इज -2, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 तो ये ऐसा कैसा क्या है -1, इसकी वैल्यू क्या की -1। गॉट इट। अब उसके बाद अब यहाँ पर मैंने +1 लिया तो -1 लेके देख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ -1 लेता हूँ तो ये भी माइनस का हुआ, और ये माइनस तो पहले से था, तो -3 और -5 कितना हुआ, -8। कितना हुआ, -8। अब -8 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -4। क्लियर। अब उसके बाद यहां से ले लेता मैं 2, जब मैं इसकी जगह 2 रखूंगा, 3 2 जा 6, 6 - 5 1/2 वही फ्रैक्शन में आ गया। तो इसकी बजाय आप कोई और दूसरा पॉइंट ले सकते हैं। आप और क्या ले सकते हैं, 3 ले लेंगे। जैसे आपने 3 लिया तो 3 3 जा 9, 9 - 5 दैट इज 4, 4/2 दैट इज 2। तो ये आप देखेंगे कि आपकी आसानी से टेबल तैयार हो गई। ऐसी और भी इक्वेशन हो सकती है, सबकी टेबल ऐसे ही आपको तैयार करनी है और 1 बाय 1 सबको ग्राफ में रखना है। ध्यान रखना, सिंगल ग्राफ में आप इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन की जितनी भी पॉइंट की सीरीज है उसको आप फिल कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग अलग ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसमें भर दो भाई। अब मेरा जो x पॉइंट का मूवमेंट है, x एक्सिस का क्या है, प्लस का है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि मैं जो पॉइंट है इनकी पोजीशन को याद रखने के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूं, जिसको हम क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। तो मैं किसी भी स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, जैसे हमने क्वाड्रेंट के एंगल में क्वाड्रेंट को डिवाइड किया था। तो यहां पर आप जब देखोगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें x और y की पोजीशन क्या है, क्योंकि आप किसी भी एक्सिस या y एक्सिस या किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर 0 डिफाइन कर लेते हैं तो 0 से जो लेफ्ट में वैल्यू जाएगी वो नेगेटिव होगी और राइट में जो जाएगी वो पॉजिटिव होगी। सेम ऐसे ही y पर अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर से जो लेफ्ट पार्ट में है वो नेगेटिव पार्ट में होगा और राइट में पॉजिटिव पार्ट में होगा। सेंटर से अपवर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव नीचे की तरफ। क्लियर। तो इस हिसाब से मैं आपको कैटेगराइज कर देता हूं, x और y ये दोनों पॉजिटिव होंगे। यहां पे क्या हुआ, x और y चेक करके बताइएगा। x क्या है, लेफ्ट साइड में है तो ये माइनस का होगा, y क्या अपवर्ड प्लस का। अब यहां पे आ जाइएगा, अब देखेंगे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब इसकी बात करते हैं, तो चलिए देखिए इसमें x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, डाउनवर्ड है, ये नेगेटिव है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन है उस इंटीग्रल पॉइंट का, उस ऑर्डर्ड पेयर का, जिसको आप आसानी से भरने के लिए इनको याद कर सकते हैं और याद करने के बाद मिस्टेक से बच सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इतना सब याद रखने के बाद अब मैं बारी लेके आता हूँ अपनी टेबल को इसमें फिल करने की। तो अब आप इसको याद रखना, मैं आपसे पूछूंगा। अब जो मेरा पहला पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, जहां x प्लस का है, प्लस का x कहां पर है, इस पार्ट में है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए दोनों का प्लस होना जरूरी है, दोनों तो है नहीं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो ही नहीं सकता, फिर कौन सा बच गया, फोर्थ। यानी कि ये जो पॉइंट है ये कहां पर लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब भर दो भाई इसको, x1 पॉजिटिव मूवमेंट 1 पे हुई,
तो यहां से नीचे की तरफ आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब y की मूवमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ है, नेगेटिव पार्ट में है -1 यहाँ पे। तो यहाँ से इसके पैरेलल आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आप देखेंगे ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो ये इसका पॉइंट बन गया 1 -1। क्लियर, इसका नाम रख सकते हैं ए। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, बहुत ही इजी है, दोनों ही नेगेटिव है। एक और आपको मैं बता दूं याद करने का तरीका, अगर इसमें दोनों पॉजिटिव है तो इसमें दोनों नेगेटिव है, उल्टा है, यहां दोनों नेगेटिव और सॉरी पॉजिटिव, यहां दोनों नेगेटिव। यहां पे x नेगेटिव है तो यहां पर x पॉजिटिव है, यहां पर y पॉजिटिव, यहां पर y नेगेटिव, ये इनके अपोजिट है। क्लियर, तो ये आपका कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब यहाँ मोमेंट x की क्या है, -1 की, यहाँ पे, यहाँ से अब y क्या है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कब तक किया, 4 तक, 1 2 3 4, यहाँ से ये पॉइंट आपका बन जाता है, जिसका नाम रख दिया हमने b -1 -4। थर्ड पॉइंट है 3b प्लस का और 2b प्लस का, ऑब्वियसली क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड था। तो इसमें x3 1 2 3, यहां से मूवमेंट अपवर्ड, और ये 1 2, यहां से ये पॉइंट सी। तो देखेंगे स्टूडेंट, ये तीनों पॉइंट बिल्कुल एक ही लाइन में दिखाई देते हैं, तो इस तरह से इनको ज्वाइन करने पर हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। आप तो उसे स्केल से करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। और सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पर ये ग्राफ की लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को जहां जहां काटती है, इंटरसेक्ट करती है, वो इसका सॉल्यूशन होगा। इसका तो सॉल्यूशन क्या बनता है, x y में x तो 2 हुआ और y भी 2 हुआ, ये इसका सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे ही अगर इसके अलावा कोई और इक्वेशन भी हो, फिर क्या होगा, ऐसे ही उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मैंने ये ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो अब सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा कि जहां ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, वहां से x एक्सिस और y एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वो जो पॉइंट आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। बाय चांस ये लाइन यहीं पर आपकी इंटरसेक्ट कर जाती है इस पॉइंट पर, तो यहां का पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू तो क्या है, 2 है, y कुछ है ही नहीं क्योंकि मूवमेंट नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 0। अगर ये लाइन यहां की बजाय कहीं और होती, सपोज करो ये लाइन ऐसे आ जाती, तो ये यहां पर इंटरसेक्ट करते, तो इस पॉइंट से आपको आंसर लेना है क्या, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये आ गया, एक तो पॉइंट ये बनेगा, दूसरा यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक ये बनेगा। तो यहां से सॉल्यूशन क्या आया, 1 2 3, x तो हो गया -3 और y क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 -7, ये आपका सॉल्यूशन बन सकता है। इस तरह से आप कितनी भी सारी की सारी इक्वेशंस को आप एक सिंगल ग्राफ पे ड्रॉ करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो यहां से सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। दूसरा, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद कौन सी शेप बनी, वो भी आपसे पूछ सकता है, और उस शेप का आपसे वो पैरामीटर भी पूछ सकता है, सरकमफ्रेंस भी पूछ सकता है, एरिया भी पूछ सकता है। तो एज पर स्टेटमेंट आपको सब यही करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको आंसर मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक का पॉइंट आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट में कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं आई होगी। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट। अब ट्रांसलेशन का मतलब कि उसको आप कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको क्वाड्रेंट्स बताए थे, उन क्वाड्रेंट के बेस पे आपको एक आइडिया आ गया था कि मेरा जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में है। अब क्वाड्रेंट के साथ साथ वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट में है, राइट में है, तो उन सबको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सपोज करो कि मेरे पास ये कोई कार्टेशियन सिस्टम है,
क्लियर। अब मुझे क्या करना है, मूवमेंट करनी पॉइंट की, और मैंने पॉइंट की मूवमेंट करने के लिए क्या किया, सपोज करो यहां मैंने कोई पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट लिया एक्स वाई, ठीक है। अब यहां से मैंने फिर क्या किया, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे। आप चेक कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन कहां पर है, यहां पर है। ये किसकी तरफ जा रहा है, एक्स की तरफ प्लस हो रहा है, ठीक है, और ये वाई की तरफ प्लस हो रहा है। लेकिन ये जो मूवमेंट हुई है ना, इस मूवमेंट को आप दो तरह से समझ सकते हो। एक तो जो ग्राफ में दे रखा है उसको, अगर उसका वेटेज दे रखा है तो उसके हिसाब से इसको काउंट कर सकते हो, नहीं तो ये किस में काउंट हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर पे काउंट हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर पे। अब मैं एक पॉइंट आपको सेंटर शिफ्टिंग का बता देता हूं, इसके साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ सेंटर, यानी कि सेंटर को शिफ्ट मैं कैसे कर सकता हूं, वो सब आपको यहां समझना है। तो स्टूडेंट, समझने के लिए आपको पहले जो कार्टेशियन सिस्टम दे रखा तो है ही है। आपने क्या किया, इस पॉइंट को यहां पर डिस्प्ले करके इसको एज ए सेंटर बना दिया। मान लेते हैं कि नया सेंटर आपका पी एक्स वाई है, ठीक है, और इसको आपने कैपिटल एक्स से डिनोट, सॉरी कैपिटल वाई से डिनोट कर दिया या कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये आपका वही नेगेटिव वाला है। अब इसकी जो फॉर्मेशन है वो आप कैसे समझ पाओगे कि किस पॉइंट पे कितना मूव करके गया है, उसमें मूवमेंट कितनी हुई है। तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। यहाँ पे आप जो पॉइंट है एक्स वाई तो हम ले ही चुके हैं, इसको आप, ये आपका कुछ भी मान सकते हैं, इसको आपने मान लिया h, ये जो डिस्टेंस जो मूवमेंट हुई है यहां से यहां तक की, इसको आपने h मान लिया, और यहां से जो ये मूवमेंट हुई है इसको आपने k मान लिया, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को आपने मूव कराया है किसके भी, यहाँ पे जो ओल्ड आपका x एक्सिस है और ओल्ड आपका y एक्सिस है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन आ गया भाई, मैं इसको एक रिलेशन ऐसे कह सकता हूं, x प्लस एच और y इज इक्वल टू वाई प्लस के। अब जहां पर बात आती है प्लस की और माइनस की, तो इस रिलेशन को आप क्या बोलोगे, राइट टू x। ये किसकी तरफ गया है, जो सेंटर है, आप चेक कर सकते हो इसकी जो मूवमेंट है वो राइट साइड में, कहां पर है, राइट साइड में। जब भी आपको इस तरह का कोई रिलेशन मिलता है तो उसको आप क्या कहोगे, प्लस। या यूं समझ लीजिए, अगर कोई आपका पॉइंट दे रखा है, मैंने पॉइंट को दो ले लिया, ऐसे लिख दिया, तो आप देखोगे कि x में प्लस हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे, टू राइट साइड। राइट साइड किसकी तरफ, x की तरफ, ठीक है। अगर यहां पर x माइनस टू लिख दिया, और ये इसको क्या लिखोगे, लेफ्ट। समझ में आ गया। ऐसे ही y के लिए है। अब यहां पे क्या है, x एज इट इज है और y प्लस टू है, तो ये क्या हुआ, अपवर्ड हुआ। x एज इट इज, y माइनस टू है, तो ये क्या हुआ, डाउनवर्ड हुआ। यानी कि जो गिवन वैल्यू है अगर उसमें आप प्लस कर रहे हो तो वहां पर क्या है, वो राइट साइड या अपवर्ड है, और माइनस कर रहे हो तो वो लेफ्ट या डाउनवर्ड है। मेरी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का मूवमेंट दिखा सकते हो, किसी भी सेंटर का मूवमेंट दिखा सकते हो, जिसको शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट या शिफ्टिंग ऑफ सेंटर के नाम से भी आप जान सकते हो। ये आपके पास दो रिलेशन बन के आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस में एक आपको एग्जांपल देता हूं। कहते हैं कि भाई आप हम एक नया सेंटर निकालना चाहते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ न्यू सेंटर
which is shifted to -3 9 from 4 5। यानी कि आपके सामने क्या दे दिया कि भाई पहले आपके पास ये था और शिफ्ट होके वो जो सेंटर वहां पर पहुंच गया है, तो उसका आपको पॉइंट बताना है कि वो पॉइंट क्या होगा। ठीक है, देखिए फाइंड द पॉइंट ऑफ न्यू सेंटर विच इज शिफ्टेड टू -3 9 फ्रॉम 4 5। यानी कि हमारे पास ओल्ड सेंटर पॉइंट क्या थे 4 5, यानी कि स्मॉल x 4 स्मॉल y 5, और शिफ्ट हो गया कितने पे, यानी कि नया xy बन गया, तो न्यू क्या हुआ कैपिटल X इज इक्वल टू -3 कैपिटल Y 9। तो हमें निकालना क्या है H और K, यानी कि किसकी बदौलत वो शिफ्ट हुआ है। तो डियर इस रिलेशनमेंट को आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है x में मैं रखूंगा तो x क्या था मेरा 4 इज इक्वल टू कैपिटल क्या था -3 प्लस h। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो h इज इक्वल टू 7। ऐसे ही इस रिलेशन में अगर मैं पुट करता हूं तो y की जगह क्या रखता हूं मैं 5 और कैपिटल उसकी जगह 9 प्लस k, इसको उधर शिफ्ट कर दो, ये उधर आके माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या होगी -4। तो आप देखेंगे कि जो h और k है वो क्या था आपका 7 और -4। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटर को शिफ्ट करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसकी x एक्सिस की मूवमेंट कितनी है, y एक्सिस की मूवमेंट कितनी है, उन दोनों इंटीग्रल पॉइंट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है यहां तक। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस फॉर्मूला विद एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पॉलीगन। तो हम डिस्कस करेंगे अब डिस्टेंस फॉर्मूला, अपोलोनियस थ्योरम एंड एरिया ऑफ पॉलीगन्स। ओके, पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। अब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको दो चीजें पहले भी बता चुके हैं। किसी भी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है इंटरनल और सॉरी इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो गैप है वो उसका मेजरमेंट है, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कर सकते हैं, या फिर है जो हाथ की मदद से जो बलिस्ट का जो मेथड है, हैंड मेथड है, उसको भी यहाँ पर यूज करके किसी को मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको डिस्टेंस निकाल के दिखा रहे हैं पॉइंट्स की मदद से। जब आपको पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनका मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, सपोज ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसका ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब इसका मेजरमेंट करना आपको, मेजरमेंट करने से पहले आपको क्या चाहिएगा, इसके पॉइंट चाहिए, पोजीशन पॉइंट होंगे तभी तो मेजर कर पाओगे। तो सपोज मैंने इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया। अब ये जो पोजीशन पॉइंट ले लिए ये आएंगे कहां, किस फॉर्म में हम रख के इसको मेजर करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम में। अब कार्टेशियन सिस्टम नहीं है तो कार्टेशियन सिस्टम के अंडर इसको बनाना पड़ेगा। सपोज मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम ये आ गया, क्लियर। अब इस चीज को समझने के लिए कि भाई इसका डिस्टेंस कितना है, उसको आप देखिए, मैंने आपको पीछे भी पोजीशन ऑफ पॉइंट बताया था, उस पोजीशन ऑफ पॉइंट के लिए आपको सेम वही स्ट्रक्चर यूज करना है, यहां से अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये डिस्टेंस आ गया, यहां सेंटर आपका ये कितना है, सपोज करो मैंने इसको m नाम दे दिया,
सेम ऐसे ही आपने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पर, एक्स एक्सिस पर, जिसका मैंने नाम एन रख दिया। क्लियर होगी बात ये। जब मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया, मैंने इनके अलग अलग नाम भी मेंशन कर दिए। अब इस हिसाब से तो क्या होगा कि खाली इतना ही डिस्टेंस है, नहीं, क्योंकि आप पाइथागोरस को समझ चुके हो क्या कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये जो लाइन है वो क्या स्लैंट लाइन है, ठीक है, टिल्ट लाइन है, जिसको आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज भी समझ सकते हो। तो हाइपोटेन्यूज इस लाइन के इक्वल कभी नहीं हो सकता, उससे ज्यादा हो सकता है। तो क्या कसर रह गई, इस पॉइंट से मैं इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं और इसका भी कोई नाम रख देता हूं, जो कि यहां पर परपेंडिकुलर है, ये यहां पर परपेंडिकुलर है, तभी ये चीज पॉसिबल है। अब मुझे क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को समझना है कि पहले मैंने बनाया कैसे। मेरे पास ये कोई लाइन है जिसके पॉइंट x1 y1 x2 y2 ये दे रखे, और इस लाइन का इस डिस्टेंस, इस पॉइंट के डिस्टेंस को हमने निकालना है। तो देखिएगा, अब यहां पर ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, अगर मैं इस लेंथ में से, यानी कि अगर OM पूरे में से मैं इसको लेस कर देता हूं OM को, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, MN आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ गया। क्लियर है। अब उसके बाद जब ये आपके पास डिस्टेंस आ गया, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, यानी कि इसको आप MN भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो कि ये जो है एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पर केवल और केवल x की वैल्यू को ही हम ले सकते हैं, y यहां पर 0 होता है। एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो यहां पर मेरा पहला पॉइंट क्या है, x1 है, और यहां पर मेरा पहला पॉइंट क्या है, x2 है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, आप देखिएगा, इस पॉइंट में से इसको लेस कर दिया आपने, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x2 माइनस x1। तो mn को मैं क्या लिख सकता हूं, x2 माइनस x1। तो ये आपका x2 माइनस x1 डिस्टेंस हो गया, और यही यहां पर आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। तो इसी प्रकार से अब y एक्सिस की बारी आती है। अब ये जो पॉइंट है यहां तक, ये कितना है, y1 है, ये डिस्टेंस मेरा y1 है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये मेरा y2 है, सारा यहां से यहां तक। तो ये डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस में से अगर मैं ये लेस कर देता हूं तो ये तो बचेगा, तो यानी कि ये y2 माइनस y1 आ गया। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपके पास कैसी नजर आती है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपने क्या निकाल दिया, एज पर कैलकुलेशन इन राइट एंगल ट्राइंगल APB। तो AP जो है, AP क्या है आपका, बेस, बेस AP, इसकी वैल्यू क्या आ गई, x2 माइनस x1। परपेंडिकुलर BP, उसकी वैल्यू क्या आ गई, y2 माइनस y1। अब नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय PGT, उस थ्योरम के बेस पे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये पॉलिसी, ये मेथड, ये स्कीम आप यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे तो यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। तो AB इज इक्वल टू, अगर मैं इसका सिंपल ये लेके चलूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे
रूट आ जाएगा। तो ए बी बराबर है क्या आएगा, अब बी क्या था, बेस, बेस क्या था आपका ये x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर पी की जगह। तो ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया किसका, AP का। तो स्टूडेंट्स हम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला याद करते हैं वो क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वो इस प्रकार ड्राइव होता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो फॉर्मुलेशन था कैसे ड्राइव करना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम को समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो बच्चों अगर हम नेक्स्ट आगे जो अपोलोनियस थ्योरम और एरिया ऑफ पॉलीगन करते हैं तो उसमें वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जा रही है, तो यहां तक अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ लीजिए। बाकी का जो पार्ट है यानी कि जो बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला इसके जो एग्जांपल हैं, जो एग्जाम्पलर के एग्जांपल हैं वो क्वेश्चंस, अपोलोनियस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन और एरिया ऑफ पॉलीगन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसके बाद अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक जरूर कर देना। लाइक करके आप उन बच्चों तक इसको शेयर जरूर कर देना जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल वीक है और किसी रीजन से ट्यूशन फीस पे नहीं कर पाते, उन तक ही अवश्य भेज दें। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना जरूर, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबका फायदा होगा, उन बच्चों का फायदा होगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।